नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की अपनी जो पुस्तक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2। उसका अपना पाठ रहेगा 4 नंबर का पाठ और चौथा पाठ जो अपना है ये रहेगा केदार सिंह का। ठीक है, तो इसके लेखक रहेंगे केदार सिंह। ठीक है, देखिए केदार सिंह का जो जन्म है 1934 में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 2018 को होती है। ठीक है, तो केदार सिंह का जन्म जो है कहाँ पे होता है भाई? बलिया जिले के चकिया नामक गांव में होता है। बलिया जिला है और चकिया गांव है, बलिया उत्तर प्रदेश में भाई। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी में एमए किया है और उसके बाद में वहीं से जो है इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब और विधान आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, यानी डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है। किस विषय में की है? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। ठीक है, कुछ समय गोरखपुर में जो है हिंदी के प्राध्यापक व्याख्याता के पद पे रहे हैं और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद से अवकाश प्राप्त इन्होंने कर लिया था। ठीक है, संप्रति इस प्रकार दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। केदारनाथ सिंह मूलतः जो है मानवीय संवेदनाओं के कवि माने जाते हैं। मानव की जो मूलभूत जैसे सुख है, दुख है, ये इसकी क्या है? संवेदनाएं हैं, तो उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने जो है बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। देखिए एक शब्द बार बार आ रहा है बिंब, तो बिंब क्या होता है? अगर किसी दृश्य का चित्र हमारे मस्तिष्क पर आ जाए, मस्तिष्क में आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो वो कहलाता है बिंब। ठीक है, अब कोई फोटो आ जाना, अपने दिमाग में कोई फोटो आ जाना, फोटो का मतलब किसी चीज का चित्र बन जाना, तो वो कहलाता है बिंब। ठीक है, तो अधिक बल दिया है। केदार सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर कोई हाय हल्ला नहीं है। विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरा है। शांतिपूर्वक गांधी जी के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। शांतिपूर्वक विद्रोह का स्वर इनके कविताओं में देखा जा सकता है। जमीन पक रही है कविता है इनकी। संकलन में जमीन रोटी बैल आदि उनकी इसी प्रकार की कविताएं मानी जाती हैं। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। संवेदना है, विचार है, उनकी रचनाओं में ये चीजें देखी जा सकती हैं। और जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। जब तक जीवन है तब तक इनका मूल्य है, अन्यथा ये भी कोई काम के नहीं है। यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले आया है, क्योंकि जीवन में ही ये चीजें चाहिए। जब मनुष्य जीवन है अपने पास तब ये सारी चीजें चाहिए, अन्यथा इन सब का कोई मोल नहीं है। इस प्रक्रिया में केदार सिंह की भाषा और भी नम्य यानी नम्रता और पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके हुई है। और उनमें एक नई रिजुका और बेलोशपन आया है। देखो रिजु और बेलोशपन ये दोनों चीजें जो है इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव आपको मिलेंगे। इसके अलावा बिंबों में बदलते हुए जो रोजमर्रा के जो अनुभव हैं वो आपको बिंब के रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे। और शिल्प में बातचीत की जो है सहजता है। शिल्प कला सौंदर्य की बात की गई है, कविता की सुंदरता की बात यहाँ पर की गई है। सहजता है, उसमें अपनापन अनायास ही दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर देखो, अकाल में सारस ये इनकी कविता है। उनको सन 1989 ईस्वी में 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इसको नवाजा गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। पहली बात तो ये कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, और फिर इनको कौन सी रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अकाल में सारस। और कब मिला है? 1989 को। और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है इनको मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और इसके अलावा कुमारन आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि अन्य कई सम्मानों से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये इतने चीजें जो यहाँ पर दी गई हैं, इनमें कुछ रचनाएं भी हैं, लेखक का परिचय भी है, किस चीज को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया, किसको कम महत्व दिया, किस प्रकार की इनकी भाषा शैली है, किस प्रकार के शब्दों का इन्होंने काम में लिया। ये सारी चीजें सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट भाग है, देखें अब तक केदार
नाथ सिंह। देखो एक है केदारनाथ अग्रवाल और एक है केदारनाथ सिंह, दोनों अलग अलग हैं, इस हिसाब से ही आपको देखना है। तो केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें है एक तो है अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन एक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, अकाल में सारस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, उत्तर, कबीर तथा अन्य कविताएं। देखो अन्य कविता बाघ है, टॉल्स्टॉय है और साइकिल है, कल्पना और छायावाद है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं। और मेरे समय के शब्द, देखिए ये जो कुछ गहरे शब्दों में है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे समय के शब्द तथा कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुई हैं और उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम के विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो ये भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं हाल ही में जो प्रकाशित हुई हैं, उसमें ताना बाना है, प्रतिनिधि कविताएं हैं, तो ये वर्तमान में भी प्रकाशित हुए हैं, तो इनका भी थोड़ा सा खास तौर से ध्यान रखना है, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं अपन अपनी जो कविता है यहाँ पर उसकी बात करते हैं, उसका परिचय अपन देखते हैं। देखिए बनारस कविता का नाम क्या है, बनारस। तो बनारस कविता में जो है प्राचीनतम शहर, नाम सुना होगा बनारस का आपने, कि सांस्कृतिक वैभव के साथ में ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है, जो वास्तव में वहाँ की जो मुख्य जो संस्कृति है उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। और बात करें, बनारस शिव की नगरी मानी जाती है, गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का यह केंद्र रही है। और बनारस में आपको पता होगा गंगा नदी है, गंगा के घाट वहां पर मिलते हैं, मंदिर वहां पर है, और मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे हुए भिखारियों के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। वसंत उतरने का मतलब है उनकी जो कटोरे हैं, भीख मांगने वाले जो कटोरे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं, उसी को कहते हैं वसंत का आना। और इसी शहर के साथ मिथकीय, मिथक होता है झूठापन, मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। बिल्कुल ये आस्था जुड़ी हुई है कि काशी और गंगा के सानिध्य से जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गंगा में बंधी हुई नाव है, एक और मंदिर घाटों पर जलने वाले दीपक हैं, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिता अग्नि है, हमेशा पता होगा चिताएं जलती रहती हैं उनके, तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो सब क्या है, बनारस है। और यहाँ हर कार्य अपनी रो में होता है, अपनी लय में होता है, अपनी गति से चलता है। ये बनारस का चित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, लगाव नहीं होना, विश्वास है, आश्चर्य है, भक्ति का मिला जला रूप ही क्या है, बनारस है। जब ये कविता पढ़ेंगे तो इन एक एक बात पर बहुत गहराई से अपन बात करेंगे। ठीक है, काशी की अति प्राचीनता, बिल्कुल प्राचीनता इसकी एक विशेषता रही है। आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है, कि वर्तमान में वहां पर क्या है, पहले क्या होता था, जो आज भी हो रहा है, वो सारी चीजें अपन उस कविता में पढ़ने वाले हैं। ये कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। देखिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और कैसा भी प्रश्न बन सकता है, तो चिंता नहीं करनी है, एक एक चीज को गहराई से देखना है, पढ़ना है, महसूस करना है। ठीक है, तो पुरातन रहस्यों की जो है शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका है, इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता रही है। कविता भाषा संचरण के स्तर पर सरल है, भाषा को व्यक्त करने की दृष्टि से यह सरल है, और अर्थ के स्तर पर अगर इसकी बात की जाए तो वो गहरा है, वो आपको समझना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी माना जाता है। शिल्प की सौंदर्य की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से ये कविता जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है, एक कविता और है छोटी सी 4 लाइनों की, वो कौन सी है, दिशा। तो दिशा कविता जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है, क्या पूछता है, कि हिमालय किधर है। तो बालकों का मन कैसा होता है, वो जवाब किस तरह के देते हैं। तो बालक का उत्तर बाल सुलभ ही है कि हिमालय उधर है, क्योंकि जिस तरफ बच्चे की उंगली हो गई, इशारा हो गया, हिमालय उसके लिए उधर ही है। और हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। बिल्कुल पतंगों का सीजन चल रहा है, पतंग जिधर जाएगी, बच्चे का मतलब बच्चा जो सोचेगा कि हिमालय किधर है,
उधर ही है, क्योंकि हिमालय उसने पढ़ रखा है कि ऊंचाई पे है, ऊंची जगह पे है, इसका मतलब जिधर उसकी पतंग है उधर ही क्या है, हिमालय है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, अपनी वास्तविकता होती है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि किस प्रकार की सच्चाई है, लेकिन वो अपने ढंग से जो है उसको व्यक्त करते हैं। और कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार के बिल्कुल छोटी है। ये कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ पर कविता की जो भाषा है वो सहज है, सरल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जैसा पाठ्य पुस्तक में है वैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कुछ चीज़ें जो हार्ड थी वो मैंने थोड़ी सी सरल करके आपको बता दी। याद होनी चाहिए, ऐसे याद नहीं होता तो इसको लिख लें आप, रचनाओं को अलग लिख लें, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनको अलग लिख लें, जन्म मरण अलग लिख लें, कविता का जो परिचय है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रसंग व्याख्याओं की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पद दिया गया है कि इस शहर में वसंत अचानक आता है, अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के, और जब जाता है तो मैंने देखा है, जब आता है तो मैंने देखा है कि लहर तारा या मडुवाडी है की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। बवंडर भबूलिया, मारवाड़ी में बबूलिया कहते हैं, है ना। और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिरी लगती है, क्योंकि पता होगा जब धूल भरा तूफान आता है तो उससे मुंह में जो है मिट्टी चली जाती है, मुंह में किरकिराहट होने लगती है। तो जब ये शहर में वसंत का आगमन होता है तो उस समय भी जो है मुंह में जो है शहर की जो जीभ बताई गई है यहाँ पे वो भी किरकिरी हो जाती है। तो यहाँ पर शहर की जीभ ये एक बिंब का ही प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। यहाँ पे बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको बता रखा है कि वसंत के अकस्मात अचानक आगमन पर बनारस में लहरतारा जगह क्या नाम है भाई, और मुडवाडी है मोहल्ले में धूल भरी आंधियां चलती हैं। जैसे ही वसंत का आगमन होता है धूल भरी आंधियां चलती है, जिसके कारण अपने राजस्थान में भी धूल भरी आंधियां कम नहीं चलती हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है बहुत सारी चलती है ना, और बाहर निकलना तो मुश्किल हो ही जाता है, जिसके कारण पुराने शहर बनारस के प्रत्येक भाग में धूल ही धूल भर जाती है। पता है भाई धूल का तूफान आएगा तो धूल से मकान तो भरेंगे ही भरेंगे, धूल उड़ेगी उड़ेगी तो लोगों के सिर पे गिरेगी गिरेगी, ठीक है ना। तो धूल भर जाती है, धूल के कारण जिस प्रकार मुंह में किरकिरापन हो जाता है, किरकिराहट हो जाती है, कटकट बोलने लगते हैं ना रे, तो किरकिराहट हो जाती है, तो उसी प्रकार सारे शहर में धूल ही धूल हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि मानो बनारस शहर की जो जीव है ना वो धूल के कारण कैसी हो चुकी है, किरकिरी हो चुकी है, कटकटाहट उसमें हो रही है। कहने का तात्पर्य यही है कि बनारस में वसंत में धूल भरी आंधियां चलती हैं और सारा वातावरण जो है धूल दूषित हो जाता है, धूल से भरा हुआ हो जाता है। तो बनारस की एक ये विशेषता रही है कि बनारस में जब भी वसंत ऋतु का आगमन होता है, वसंत ऋतु देखो फागुन मास के आसपास आती है, जब पत्तियां गिरती हैं नए फूल पत्ते आते हैं, तो उस ऋतु को बसंत ऋतु कहते हैं। तो वसंत ऋतु के आने से जो है बनारस में धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट पद पे चलते हैं, समझ में आया होगा, फिर भी कोई समस्या हो एक बार रिमाइंड करके देख ले, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाने का मतलब आग उत्पन्न होना, तलमलाहट पैदा हो जाना। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी अश्वमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। देखो कवि कहता है कि बनारस में वसंत की हवा चलने से जो अस्तित्व में है, जिनका अस्तित्व है, जो वास्तविकता में है, उनमें सुगबुगाहट होने लगती है, आपस में बुदबुदाहट जैसे कह सकते हैं, उनमें जागृति आ जाती है। जो अस्तित्वहीन है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनमें नवांकुर फूटने लगते हैं, नए नए कोमल कलियां जो है उधर से निकलने लगती हैं। इस प्रकार वसंत की हवा का सारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे जो अस्तित्व में है, जो जागृत अवस्था में है, जो जागृत अवस्था में नहीं है, सभी पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। लोग विगत असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि उनमें नई उमंग और नया संकल्प भर जाता है। पुराने जो उनके दुख हैं उनको वे भूल जाते हैं वसंत ऋतु के आगमन से, क्योंकि मौसम जो है वो बड़ा सुहावना हो जाता है, जिसके कारण अन्य किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं रहता है। और अगर आगे बात करें तो नवजीवन का संचार उनमें होने लगता है, वातावरण नवीन उत्साह से भर जाता है। फिर आगे बात बताई कि आदमी
दशावशेष दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध घाट का नाम है। तो पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो क्या लगता है, और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। घाट बताया है कौन सा, दशाश्वमेध जो घाट है वहां का जो पत्थर है कुछ और मुलायम हो गया है। तो घाट का अंतिम पत्थर जो है वो कुछ नरम हो गया है। किसके कारण, नदी के स्पर्श के कारण, गंगा नदी के स्पर्श के कारण वो कुछ और नरम हो जाता है, अपने आप को वो पवित्र मानने लग जाता है। और ऐसा ही जैसे पाषाण हृदय व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, वैसे ही ये पत्थर भी कैसा हो गया है, नरम हो गया है, कोमल हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। और देखो पाषाण हृदय जो व्यक्ति होता है उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, उसके बाद में घाट पर बैठे हुए बंदरों की आंखों में जो है एक विशेष प्रकार की नमी दिखाई देती है। वो कैसी नमी है, एक अजीब सी चमक जो है उनकी आंखों में देखी जा सकती है। और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो बंदरों की आंखों में भी एक नमी दिखाई देती है, एक चमक उनकी आंखों में दिखाई देती है। वैसे ही चमक जो घाट पर बैठे भिखारी हैं उनकी आंखों में भी नजर आती है, क्योंकि उनके कटोरे भिक्षा से भर जाते हैं, भीख से भर जाते हैं, जैसे उनमें वसंत उतर आया है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति में जो है फलों फूलों से भर जाती है, उसी प्रकार उस दशाश्वमेध घाट पर बैठे हुए जो भिखारी हैं उनके कटोरे भी जो हैं वो भीख से भर जाते हैं, धन से वैभव से भर जाते हैं। और उन सब में जो है एक नई उमंग का संचार होता है, सारा वातावरण उमंग से भर जाता है, सब में साहस आ जाता है, सब में एक नया जोश पैदा हो जाता है। तो ये भी एक बनारस की विशेषता रहेगी। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया ना तो इसको रिमाइंड करके देख लेना, वापिस से जो है इसको देख लिया करें। ठीक है, चलिए अगला है अपना कि तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना। तो कवि कहता है कि वसंत आने पर बनारस के अभावग्रस्त लोगों में भी उल्लास से जग जाता है, उल्लास आ जाता है, और उनके खाली कटोरों में जो है वसंत उतर जाता है, अर्थात भिखारियों के कटोरे जो है ना भीख से भर जाते हैं, बहुत सारे पैसे उनके पास आ जाते हैं, और उनके चेहरों पर जो है एक उमंग देखी जा सकती है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। बिल्कुल यही यहाँ पर यही विशेषता है। क्या विशेषता है कि यहाँ दिन उल्लास उमंग और प्रसन्नता के साथ प्रारंभ होता है, खुशी के साथ प्रारंभ होता है, और लोगों के जीने की जो इच्छा है, आशा है, उमंग है, वो इस शहर में भर जाती है। यानी पूरा का पूरा शहर जो है उमंग आशा और उल्लास से जो है भर जाता है। प्रसन्नता के साथ यहाँ पर सुबह की शुरुआत होती है। लोग जो हैं आशा और उमंग के साथ जीने लगते हैं। और यहाँ प्रतिदिन देखो क्या होता है, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि लोग शव को कंधे पर उठाकर यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई शव जो है वो गंगा के किनारे लाया जाता है, और इसी प्रकार ये शहर जो है वो खाली भी होता रहता है। और अर्थात मृत्यु के अंधकार से निकलकर, भाई देखो लोग शव को कंधे पर उठाकर अंधेरी गली से निकलते हैं और गंगा में इसका क्या कर देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। तो इस प्रकार ये जो शहर है वो खाली भी हो रहा है, और मृत्यु के अंधकार से मनुष्य की जो आत्मा है वो मोक्ष के प्रकाश की ओर चली जाती है, यानी उसको मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार शहर में कहीं खुशी का वातावरण है और कहीं पर शोक की चादर बिछी हुई है, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो उनके यहाँ दुख झलकेगा, और वही मोक्ष की प्राप्ति हो रही है तो वहाँ पे खुशी झलकेगी। भिखारियों की कटोरों में अगर पैसे आ रहे हैं तो उनको खुशी मिलेगी। इस प्रकार का वातावरण जो है बनारस में देखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें, वीडियो को रिमाइंड करके देख लें। बहुत सारी जो है आजकल टेक्निक आ गई है तो उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो है आपकी समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आए मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सारे वीडियो जो है आप सभी से निवेदन है कि सारे वीडियो जो है आप पूरा देखें। अगर आप ऐसे भी नहीं देखते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो जब चार्जिंग पे लगा रहे होते हैं तो उस समय भी आप जो है इसको वीडियो को चालू कर दें। 140 से जो आता है उस पर चालू कर दें, ताकि आपका नेट भी ज़्यादा खर्च नहीं हो और हमारे जो चैनल है उसके वॉच आवर भी पूरे हो जाएँ। तो उस हिसाब से आप वीडियो को ज़रूर चलाएँ, पूरा चलाएँ। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं कि आपको भी ये जो फ्री में क्लासेज चल रही हैं उनका कुछ बेनिफिट अगर आपको हो रहा है तो इस प्रकार मेरी भी आप मदद ज़रूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।